सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 22 से 25 फरवरी तक प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के बारे में। G20 की व्यापक थीम वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम से प्रेरित सांस्कृतिक परियोजनाओं का एक मजबूत कार्यक्रम विकसित किया है। भारत का G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर फॉर लाइफ के विचार पर आधारित है, यानी सतत जीवन के लिए एक अभियान के तौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार सतीश इलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वही हमारे दूसरे मेहमान हैं आकाशवाणी के समाचार संपादक संजीव शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत संजीव सर आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने 2 इवेंट कवर किए हैं, तो G20 कार्य समूह की प्रदेश में हो रही बैठकों के बारे में सबसे पहले विस्तार से जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसा दीपा आपको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हम दिसंबर 2022 से हम इसके अध्यक्ष बने हैं और इस पूरे साल करीब नवंबर तक भारत अध्यक्ष रहेगा जी। इस दौरान पूरे देश भर में अलग अलग विषयों को लेकर G20 के देशों के सदस्यों की बैठकें चल रही हैं। मध्य प्रदेश को अब तक 3 बैठकें करने का मौका मिल रहा है। जैसे पहले हम लोगों ने भोपाल में T20 की एक बैठक की थी। T20 यानी थिंक 20 की बैठक थी। उसमें विकास को लेके, आधारभूत संरचना को लेके, युवाओं को लेके, कुपोषण को लेके, बेरोजगारी को लेके और ऐसे तमाम इन पहलुओं पर बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर इंदौर में कृषि विकास समूह की बैठक हुई, जिसमें कृषि को लेके, कृषि की तकनीक को लेके, खेती के नए तरीकों को लेके, किसानों को विकासशील बनाने को लेके और ख़ास तौर पर मोटे अनाज को लेकर बड़ी बातचीत थी। जैसा आपको भी पता होगा कि सब इस बार इस साल की थीम भी है मोटे अनाज, ईयर ऑफ मिलेट इसको बोला गया है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है मोटे अनाज को प्रमोट करने की। और खासतौर पर मध्य प्रदेश तो कोदो, कुटकी, धान, ज्वार, बाजरा इन सब चीज़ों का गढ़ है। तो इन 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक जैसे आपने अभी बताया अपने परिचय में भी कि खजुराहो में होगी, संस्कृति कार्य समूह की बैठक है। इसमें भी G20 के 20 देश शामिल होंगे। हम अपने पाठकों के लिए, शायद अपने श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि G20 के जो देश हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। स्पेन स्थायी अतिथि है जो हर वर्ष आमंत्रित होता है। तो ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद संस्कृति की होगी, फिर दूसरे अन्य विषयों को लेकर अन्य राज्यों में बैठकें होंगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता समझ गए होंगे इन बैठकों के बारे में विस्तार से। साथ ही अब हम इलिया सर से जानना चाहेंगे कि इन बैठकों से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, G20 जो एक संगठन है वो ये समझ लीजिए कि दुनिया की जो सर्वाधिक ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो सब उसके सदस्य हैं। और पूरी दुनिया, जैसे कि इसका थीम वाकई भी हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। और भारत बहुत पहले से ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा आधुनिक दुनिया में आई है, इसके बहुत पहले से हम ये कहते रहे कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, एक कुटुंब है। और ये जो संगठन है उसकी भी भूमिका वही है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, या इसको कह के हम गर्व का विषय है कि भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है और उनका एक पूरा काम करने का तरीका है, वो किसी भी इवेंट को, किसी भी अवसर को भारत को बहुत समृद्ध बनाने की तरफ ले जाने के एक अवसर के रूप में वो देखते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे कि अभी संजीव जी ने बताया कि 2 बैठकें हो चुकी हैं। उस दौरान भी उन दोनों शहरों को और उस क्षेत्र की पूरी संस्कृति को शोकेस किया गया दुनिया के बाकी देशों के सामने। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यटन भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी देश का। तो भारत को उस तरह से शोकेस उनमें किया जा रहा है। तीसरी जो अभी आपने खजुराहो की बात कही, खजुराहो में जो होने वाली है बैठक, वो एक सांस्कृतिक तो उसका पहलू है। और खजुराहो को, जैसा कि हम जानते हैं सब, कि वो एक विश्व धरोहर के तौर पर घोषित भी है और वैसे भी है। वो एक अप्रतिम उदाहरण है कला का, कला की सुंदरता का, नमूना का। और मध्य प्रदेश के लोग तो जानते ही हैं कि वहाँ जैसे हर साल खजुराहो महोत्सव होता है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आयोजन होता है। और इस बार वो दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश को एक बहुत अच्छा अवसर मिला है हमारे पर्यटन के दृष्टि से भी, और भारत को पूरी दुनिया के सामने पेश करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये बैठक निभाएगी।
और जैसे कि हम देख रहे हैं कि और अन्य शहरों में भी जो तैयारियां हो रही हैं, जी। तो एक तरह से शहरों के कायाकल्प भी हो रहे हैं, उनकी सुंदरता बढ़ रही है। लोगों के बीच में अपने निज के गौरव की जो अहम बात है, जो पूरे देश के नागरिकों में आ रही है इन पूरे 1 साल भर चलने वाली इवेंट से, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। ये सतीश जी की बात में दीपा कुछ हम भी जोड़ना चाहेंगे कि जैसे अभी बता रहे थे आपकी जो प्रधानमंत्री हमारे जो है किसी भी काम को उस शहर की या उस प्रदेश की संस्कृति और वहाँ के आचार विचार जोड़, जैसे आपको याद होगा कि महाकाल का हमारे यहाँ जब महाकाल लोक का शुभारंभ हुआ तो अब देखो वहाँ पर्यटकों की संख्या जो है, श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने खादी का एक मसला उठाया था, तो आज खादी की बिक्री हम सब जान रहे हैं कहाँ तक। इवन जब अभी इंदौर में जो निवेशकों का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने 56 दुकान और वहाँ के खान पान की चर्चा की थी और आज पूरे दुनिया में उस बात की चर्चा है। ये सच बात है कि इस तरह के इवेंट से पर्यटकों को जोड़ने में, आम लोगों को जोड़ने में बहुत मदद मिलती है। अब जैसे इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इस दौरान वो बात फिर से कही गई। तो पहले हम पूरे देश में हम कहते थे कि इंदौर सबसे स्वच्छ है, लेकिन जब G20 की बैठक के दौरान इंदौर की स्वच्छता की बात की गई तो पूरी दुनिया को हमने दिखाया, क्योंकि बहुत अरसे तक भारत की जो छवि थी वो इस तरह से बना दी थी ब्रिटिश शासकों ने, और उसके बाद भी उसकी चिंता नहीं की गई कि ये सपेरों का देश है, गंदगी का देश है, गाय है, गोबर है। नकारात्मकता एक भारत की छवि को लेकर जो थी वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो खत्म होने की तरफ है। विदेशी जब हमारे यहाँ आते हैं और वो जिस भाव से हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ मिलजुल के खड़े होते हैं, न केवल कारोबार करते हैं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ जब वो खड़े होते हैं तो हमको भी गौरव होता है। और इस तरह से वास्तव में जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो प्रबल हो रही है इससे। बिल्कुल, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। संजीव सर, खजुराहो में होने वाली संस्कृति कार्य समूह की बैठक के बारे में विस्तार से जानना चाहूँगी। बिल्कुल दीपा, जैसे अभी आपने भी अपनी बातचीत में बताया था कि 22 से 25 फरवरी के दौरान ये खजुराहो में बैठक हो रही है और पूरी तरह से ये बैठक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, G20 के देशों की संस्कृति, इन देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक इसमें शामिल होंगे। हमारी अपनी संस्कृति मंत्री भी शामिल होंगी और करीब 125 प्रतिनिधि अलग अलग देशों से इसमें शामिल होने आ रहे हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। और इन 3 दिन के दौरान, 4 दिन की बैठक के दौरान न केवल वो सांस्कृतिक विषयों के आदान प्रदान पर बातचीत करेंगे बल्कि खजुराहो को, खजुराहो के आसपास की मध्य प्रदेश की संस्कृति को समझने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा। एलिया सर, इस बार की थीम है सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली। थीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बहुत सही है कि पिछले 8-9 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है संस्कृति के संरक्षण को लेकर, कायाकल्प को लेकर। जैसे कि अभी संजीव जी ने उज्जैन का उदाहरण बताया, और ये उज्जैन का जो कायाकल्प हुआ है, वहाँ का लोग वहाँ बनाए और तरह की सुविधाएं वहाँ बढ़ी हैं। वैसे बनारस में जैसा हुआ था उसको लेके प्रेरित हुआ। और अभी भी हम देख रहे हैं कि खजुराहो के बाद बनारस में भी एक बैठक होने वाली है। तो वहाँ पर भी जो आज मैं देख रहा था किसी समाचार में कि वो जिस तरह से बनारस विश्वविद्यालय के जो छात्र सड़कों पे पेंटिंग कर रहे हैं, दीवारों पे पेंटिंग कर रहे हैं, पूरे देश, वो केवल बनारस को नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश के जो हमारे गौरव के प्रतीक हैं उन सबको उभार रहे हैं। तो इसमें जो भागीदारी है, विद्यार्थियों की भागीदारी है, अलग अलग वर्ग के लोगों की जो भागीदारी उसमें हो रही है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि लोगों की भागीदारी बढ़ने से ही कोई आयोजन सफल होता है। पुराना अनुभव ये रहा है कि सरकारी कोई आयोजन होता है तो ऐसा लगता है, यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता था तो उसमें ये लगता था कि ये सरकारी आयोजन है। अब जनता के आयोजन ये सब बन रहे हैं। और G20 के भी जो बैठकें हो रही हैं वो सरकारी बैठकें होने के बावजूद वो जनता की, भारत के प्रतिनिधित्व की एक बैठकें बन रही हैं। भारत के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और खजुराहो का जो महत्व है, सांस्कृतिक विरासत का जो पुरातात्विक उसका जो महत्व है, उससे बाकी देशों के साथ जो उसका कनेक्शन बनेगा, उन देशों की भी अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है, और ये जब आदान प्रदान होगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये बरसों बरस आगे जाएगा। और निश्चित रूप से इसको भारत को भी लाभ होगा, क्योंकि जो अंतर संबंध है, जो सीखने की प्रवृत्ति है, संस्कृति की बात हो या किसी भी विषय की बात हो, तो एक दूसरे से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए, पुरातत्व का संरक्षण कैसे किया जाए और कैसे उसको वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाए, ये भी हमको भी सीखने को मिलेगा और बाकी देश भी हमसे सीखेंगे। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संजीव सर, खजुराहो एक प्राचीन शहर है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने भव्य मंदिरों और मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। तो G20 की जो बैठक खजुराहो के लिए तय की गई, इसके कुछ खास मायने? बिल्कुल, जैसे इलिया जी अपनी बातचीत में बता रहे थे कि खजुराहो पुरातत्व शहर है, अपने मंदिरों के लिए, अपनी वास्तुकला के लिए। नागर शैली के मंदिर यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो एक तरह से हम अपने संस्कृति को, अपने मंदिरों को, अपनी विरासत को
एक तो हम शोकेस करेंगे दुनिया के सामने, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा, इसके जरिए पूरे देश की सांस्कृतिक जो हमारी आधारशिला है, हम उसको सब लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये बताया गया कि इस आयोजन में सबसे खास है एक सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण और बहाली पर एक प्रदर्शनी है। इसमें करीब उन 25 मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा जो अब तक प्रधानमंत्री या हमारे सरकार दूसरे देशों से वापस लेके आई है, जो अब तक वहाँ चली गई उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रदर्शनी आम लोग के लिए भी खुली रहेगी, ताकि न केवल विदेश के लोग बल्कि देश के लोग भी ये जान पाएं कि उनकी विरासत क्या थी, जो बाहर कैसे चली गई थी और अब वापस आके कैसे हमारा गौरव वापस लौट रहा है। इसके अलावा वायलिन ब्रदर्स के नाम से काफ़ी फेमस एक जोड़ी है, वो अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, खजुराहो नृत्य उत्सव डांस फेस्टिवल अभी वहाँ चल रहा है, तो विदेशी मेहमानों को भारतीय नृत्य शैलियों के बारे में एक जानने का, समझने का, देखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा इस आयोजन की एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड के मशहूर जैसे बरेदी है, नौरता है, राई है, ऐसे कई सारे नृत्य शैलियों के बारे में, लोक शैलियों के बारे में लोगों को जानने, समझने और देखने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे कलाकारों को, हमारी संस्कृति को एक नई पहचान भी मिलेगी। बिल्कुल सर, मैं इसे ही आपसे लेना चाहूँगी कि विदेशी मेहमान हमारे यहाँ की लोक कलाओं से रूबरू होंगे, ये कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए होगा और हमारे कल्चर के लिए कि हम उन तक ये चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये असल में किसी देश को हम जैसे लगातार ये बात हो रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, हम 5वें नंबर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम रक्षा उपकरण बनाने लगे हैं, हम प्लेन फाइटर बनाने लगे हैं और तमाम चीज़ें जो हम दूसरे देशों की तरफ देखते थे वो सब करने लगे हैं। तो उसी के साथ साथ, उसी के पैरेलल हमको सांस्कृतिक रूप से अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने पहनावे को लेकर, अपने खान पान को लेकर भी उसी गौरव भाव से भरना है और उसी चीज़ को वापस लाना, जो कि हमारे पास सदियों से जो था, उसको हमको एक बार खुद को स्वीकार करना है। हम आत्मग्लानि के भाव से बाहर निकलें, एक देश के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और ये तभी संभव है जब पूरी दुनिया के सामने हम अपनी चीज़ को शोकेस करें और पूरी दुनिया उसकी सराहना करे। तब हमको ये लगेगा कि हाँ, देखिए, हमारे पास इतना धन है, सांस्कृतिक धन हमारा, विरासत हमारी इतनी महत्वपूर्ण है और दुनिया के देश इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा गौरव बढ़ेगा और तब हम वास्तव में एक अर्थ शक्ति, एक विश्व शक्ति और विश्व गुरु की जो कल्पना करते हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि हम परम वैभव की तरफ अग्रसर होने का जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, उस तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ये सतीश जी की बात पे दीपा आपको बताना चाहेंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि योग है, योग भारतीय प्राचीन कला है और अब दुनिया भर के लोग योग का लोहा मान रहे हैं और सब जगह अलग अलग इसके आयोजन हो रहे हैं। आयुष की जो हम बात करें तो हमारी जो दवाएं हैं, आयुर्वेद है, जो हमारी एक तरह से नेचुरोपैथी है, जो हमारी प्राकृतिक उपचार की पद्धतियां हैं, वो धीमे धीमे पूरे दुनिया पे असर डाल रही हैं और वहाँ के लोग पहले भी आते रहे हैं, बड़ी संख्या में उपचार के लिए आ रहे हैं। शहरों के बारे में, संस्कृति के बारे में सतीश जी ने बताई। तो कुल मिला के इन सब आयोजनों का जो एक फ़ायदा है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत को न केवल एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि दुनिया उसका अनुगमन करने की तरफ भी बढ़ रही है। बिल्कुल, वाकई दूसरे देश हम उनसे भी सीख रहे हैं और वो हमसे भी, हमारे कल्चर को भी देखेंगे कि हमारा कल्चर भी कितना रिच है। सर, आप इस आयोजन को जो कि कवर कर रहे हैं, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल भी इस वक्त हो रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। तो आप G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक को और इससे कैसे जोड़ते हैं दोनों को आपस में? नहीं, बिल्कुल, सरकार ने सही अवसर चुना है संस्कृति समूह की बैठक खजुराहो में करने का। एक तो खजुराहो का अपना महत्व है, जैसे सतीश जी ने भी बताया था कि एक ऐतिहासिक या पुराना शहर है। खजुराहो डांस फेस्टिवल अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में एक ब्रांड है, भारत की एक पहचान है और भारतीय तमाम, मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के जाने माने कलाकार वहाँ आते हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। उसको देखने के लिए वैसे भी दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं, लेकिन G20 संस्कृति समूह की बैठक के जुड़ने से न केवल इस डांस फेस्टिवल को, इस आयोजन को एक बड़ी पहचान मिलेगी, बल्कि जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो भी और बारीकी से, मतलब जो लोग शायद नहीं आ पाते होंगे, मौका नहीं मिलता होगा, वो भी न केवल इससे आएंगे, जुड़ेंगे, बल्कि इसके जरिए हमारी संस्कृति को वो और दूसरे देशों तक फैलाने में, अपने देश तक जाके उसके प्रचार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपको ये और बता दें कि सरकार ने जो संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के लिए जिन शहरों का चयन किया है, उसमें बहुत ही सावधानी बरती गई है। खजुराहो का जो हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी जो 3 बैठकें होनी है वो भुवनेश्वर, हम्पी और बनारस में होनी है। हम्पी का अपने आप में महत्व है, आप उसमें जाएंगे तो बिल्कुल। हम्पी ऐतिहासिक शहर है। बनारस के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बनारस गंगा जी के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। वही हाल भुवनेश्वर का है, उड़ीसा का एक बड़ा पुराना शहर है। तो इन शहरों के जरिए हम अपनी संस्कृति को विदेशी मेहमानों को बताएंगे और एक तरह से
ये उनको बार बार आने के लिए मजबूर करेंगे। बिल्कुल। एक शब्द में हम कहें तो ये जो बैठक है और खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये सोने पे सुहागा है कि वो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जी इलियास सर, अभी आपने पर्यटन की बात की थी, तो यहाँ पर 125 से ज़्यादा डेलीगेट्स आने वाले हैं और उनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दौरा करेंगे, पश्चिमी समूह के मंदिर भी देखेंगे। कहते हैं उन्हें कि पन्ना टाइगर रिजर्व भी ले जाया जाएगा। तो मानते हैं कि आप मील का पत्थर साबित होगा पर्यटन के क्षेत्र में ये बैठक? निश्चित ही जब भी हम खजुराहो का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले पर्यटन की एक बात आती है। और वो पर्यटन वहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश में खजुराहो जो जगह है वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, या बुंदेलखंड को बहुत दिनों तक या अभी भी वो एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहाँ हवाई अड्डा है। हाँ। ये इस बात का प्रतीक है कि वो दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। उन पर्यटकों की संख्या कैसे बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में एक रोजगार का बड़ा साधन है। जिन जिन देशों में पर्यटक ज्यादा आते हैं वो देश ज्यादा संपन्न देश हैं। तो उसी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत संभव है और मोदी जी ने इसके लिए बहुत लगातार बात कही भी है और एफर्ट भी उसके लिए किए हैं। तो G20 को भी उससे जोड़ दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ जब पूरा एक वर्ष बीत जाएगा तब आप देखेंगे कि इस वक्त इस साल जो पर्यटकों की संख्या है देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर, और अगले 1 या 2 साल में जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो आप उसको बढ़ा हुआ पाएंगे, ये पक्का मानकर चलिए आप। अच्छा, जैसे कहा ना कि बुंदेलखंड को अब तक एक पिछड़ा हिस्सा माना जाता है, तो भी लगता है कि शायद सरकार ने इस जगह का चयन भी इस वजह से किया है कि एक तरह से बुंदेलखंड को विकास के नए अवसर मिलेंगे। दूसरा, बुंदेलखंड का खान पान एक अलग तरह का है। जैसे हम लोग इंदौर में मालवा की संस्कृति की बात करते हैं, बुंदेलखंड में खान पान की अपनी एक विरासत है। तो ये उम्मीद भी है कि जब पर्यटकों को बुंदेलखंड का खान पान और वहाँ की जगह देखने को मिलेगी तो शायद बुंदेलखंड की बोली, जैसे कि मालवा की बोली और निमाड़ की बोली को जिस गौरव से लिया जाता है वहाँ के लोग लेते हैं, बुंदेलखंड के लोग वैसा नहीं लेते रहे हैं, अब लेने लगे हैं। और उसको मुझे लगता है कि इस तरह के जब आयोजन होंगे तो निज भाषा, निज खान पान, निज सब कुछ, वो उसका एक गौरव का भाव किसी क्षेत्र में जब आता है तो वो उसके जो पिछड़ापन है वो भी कहीं कहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। गौरव का जब भाव आपके अंदर भरता है तो आप उससे, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं आप देखेंगे तो पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई हैं। बुंदेलखंड पैकेज भी वहाँ बहुत सालों तक चला है, और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उसमें ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। खजुराहो भले ही मध्य प्रदेश में हो लेकिन पूरा बुंदेलखंड जो है उसके 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो वो इंटर स्टेट तरह का एक प्रभाव उसको आपको बाद में देखने को उसको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अब तो एक बड़ा फ्लाईओवर वहाँ से गुजर रहा है जो बुंदेलखंड में शायद विकास की एक नई नींव भी तैयार करेगा। उसके अलावा जैसे ये G20 की थीम ही है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो जब बात तो मालवा से लेकर, अगर हम मध्य प्रदेश की संदर्भ में बात करें तो मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक और यहाँ अपना महाकौशल से लेकर दूसरे हिस्सों तक सब को मिला के एक साथ पेश करने का एक तरीका है, और मध्य प्रदेश को या भारत के हृदय प्रदेश को निश्चित एक नई पहचान मिलेगी। बिल्कुल। संजीव सर, भारत संस्कृति में इतना समृद्ध है और विविधता से भरा हुआ है कि तमाम देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव में एक अपना अलग ही महत्व हासिल कर लेता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। भारत को जैसे हम मानते हैं कि बहु सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, और आज से नहीं, हम सैकड़ों हज़ारों साल से हमारी संस्कृति हमारे गौरव का विषय रही है। हो सकता है बीच के कुछ सालों में इस विषय पे बातचीत कम होती हो, लेकिन अब एक बार फिर संस्कृति हमारे मूल केंद्र में चर्चा में है। और जैसे अब हम लोग अभी बात कर रहे थे खजुराहो को लेके, तो आपको भी पता होगा कि खजुराहो को विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिला हुआ है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ की जो कारीगरी है वो नागर शैली की वास्तुकला है, और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में खजुराहो में मंदिर स्थल में करीब 85 मंदिर थे और जो 20 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले थे। अब शायद 25 मंदिर बचे हैं और जो 6 वर्ग किलोमीटर तक सिमट गए। तो एक तरह से उस शहर के पुराने गौरव को लौटाने का एक प्रयास है, और जो खजुराहो हमारे प्रदेश का भी और देश का भी सांस्कृतिक केंद्र है। तो जब इस जगह पर संस्कृतियों का मिलन होगा, केवल हम भारत की संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, इन G20 के तमाम 20 जो सहयोगी देश हैं उनकी संस्कृति भी वहाँ आएगी। तो जब संस्कृतियाँ परस्पर एक दूसरे से सम्मिलित होती हैं तो एक नए तरह का एक परिवेश तैयार होता है जो मेजबान देश के लिए भी और मेहमान देशों के लिए भी उपयोगी होता है। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छी बात कही। इलियास सर, अभी हमने काफ़ी चीज़ें बात की पर्यटन के बारे में की है, और भी क्या कुछ फ़ायदे होने। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह के आयोजन करते हैं, जैसे कि अभी महाकाल लोक का बढ़ चढ़कर पूरा आयोजन हुआ, और पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो लगातार वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और अभी ये G20 हो रहा है। तो इस तरह के आयोजनों को आप कैसे देखते हैं? इस तरह के आयोजन क्या होने चाहिए पूरे देश में?
निश्चित ही इसका उद्देश्य भी वही है, और ये हम एक बहुत जिसको कहते हैं कि शानदार अवसर हमारे हाथ लगा है। जी। भारत को जब अध्यक्षता मिली है तो लगातार साल भर ये आयोजन होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे G20 के अलावा भी आप उस तरह के आयोजन देखेंगे। पिछले मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और ये एक बदलाव का एक समय शुरू हुआ है। दिल्ली में आप देखेंगे राजपथ का नाम जैसे बदल गया है, तो वो एक असल में यह हमारा अपना एक सेंट्रल विस्टा जो बन गई, नया संसद भवन बन गया। लोग कहते जरूर ये थे कि पहले से भवन है तो उसमें पैसा लगाने की आवश्यकता क्या है, लेकिन ये वो भी एक गौरव का प्रतीक है कि ये जो हमारे देश के बारे में जो फैसला होता है वो भवन हमारा बनाया हुआ नहीं है, अलबत्ता हमारे ही संसाधनों से बनाया, लेकिन वो एक विदेशी सत्ता का प्रतीक है वो भवन। उसकी जगह हमने अपना भवन एक बनाया है, हमने अपने राजपथ को हमने उसको कर्तव्य पथ नाम दिया है। तो ये सारी चीजें एक इंस्पिरेशन होती है, एक आगे बढ़ने वाली बात लोगों के मन में आती है। इस तरह के हर आयोजन में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ये पुट जरूर दिखेगा कि आपको अपना संस्कृति का गौरव, शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने का, उद्यमिता को बढ़ाने की बातें हो रही हैं लगातार, स्टार्टअप्स की बात है, सरकारी नौकरी के बजाय खुद काम करने की वाली बात है, लगातार खेती को बढ़ावा देने की बात है। तो ये एक सरकार की जो बात है, देखिए बहुत राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दल जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो पूरे देश की सत्ता होती है, देश की सरकार होती है, और उसको देश का एक चेहरा पूरी दुनिया में बनता है, देश में निश्चित रूप से विकास होता है। इस सब का नतीजा ये है कि जब हमने देखा कि सारी अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया की, जो कोरोना काल जो था, ये बहुत संकट का काल रहा, उस पेंडेमिक के समय भी भारत में हालात बहुत हद तक ठीक रहे। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने कोई डिसीजन लिया या औद्योगिक क्षेत्र में कोई लिया, हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पर भी हमारा एक गौरव वापस लौट रहा है और लोग उससे जुड़ रहे हैं। और लोग, हम पूरी दुनिया भर में जो भारतवंशी लोग हैं, वो केवल भारत के लोगों को जोड़ने वाली बात नहीं है, भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, भारत के लोग बाहर जो गए हुए हैं, उनको भी वहाँ रहने की वजह से उनको जो भारत में सम्मान मिल रहा है, जैसे हमने प्रवासी भारतीय दिवस की बात की, वो पहले से होते थे लेकिन अब उसका स्वरूप भी बदल गया है। और इसी तरह से हमको अब ये भी देखना चाहिए, G20 के जो देश हैं वहाँ भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं। वहाँ भारत सांस्कृतिक रूप से दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है, बड़े देशों को हम देखेंगे, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने दूसरे देश की सीमा पर अतिक्रमण न किया हो, हमला नहीं किया हो। जापान ने भी किया, सब ने किया। भारत अकेला ऐसा देश है एक राष्ट्र के तौर पे कि हमने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया और दूसरे देश में जाके हमला नहीं किया। हम लेकिन दूसरे देशों में गए, हम गए दूसरे देशों में सांस्कृतिक तौर पर गए, हम विज्ञान के तौर पर गए, हम ज्योतिष के योग के तौर पर गए। जैसे कि कहते हैं कि शून्य हमने पूरी दुनिया को दिया। आज जब पूरी दुनिया कंप्यूटर में चलती है, तमाम तरह की चीजें होती है, तो बिना शून्य के तो काम कर नहीं सकता। तो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, किसी से छीना नहीं है। बिल्कुल। और भारत लगातार देता है। तो जो देश हैं G20 के, उनमें भी अब ये देखना चाहिए कि उनमें हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हम किस तरह से वहाँ गए थे। हमलावर की तरह हम कहीं नहीं गए, हम सिर्फ प्रेम का संदेश, विश्व बंधुत्व का, विश्व वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर गए। और आज भी हम वही कह रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो हैं, हमें लगता है कहीं कन्फ्लिक्ट की स्थिति है, तब भी हम इस पर रहते हैं कि हम पहले हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमला करेगा हमारे ऊपर तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। क्योंकि अतीत में हमने सांस्कृतिक गौरव को तो अपनाया, सांस्कृतिक रूप से हम बहुत संपन्न थे, आध्यात्मिक रूप से हम संपन्न थे, लेकिन जो लोग हम पे हमला करते थे उनको हमने ठीक से जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज स्थिति भिन्न हो गई है। तो हम दोनों फ्रंट पर मजबूत करेंगे, हम सब पूरी दुनिया से दोस्ती रखेंगे और खुद को भी मजबूत करेंगे। और G20 के देशों को भी हम ये संदेश दे रहे हैं, उनके साथ मैत्री भाव से बैठकर। बिल्कुल, वाकई हम कह सकते हैं कि यही हमारी यूएसपी भी है। संजीव सर, आप कितने सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि सतीश जी बता रहे थे, हम लोग अर्थव्यवस्था की नई संस्कृति, रोजगार की नई संस्कृति, अपने गौरव की नई संस्कृति, मतलब केवल संस्कृति मतलब केवल कल्चर भर नहीं है, एक तरह से नए संस्कार हम डाल रहे हैं। अब रोजगार की आप बात कर रहे थे, रोजगार मेलों का लगातार हर महीने आयोजन हो रहा है। सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजन हुए जिसमें कि स्कूल स्तर के बच्चों को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तमाम आयोजन हो रहे हैं जो एक तरह से देश में गौरव की नई संस्कृति की परिपाटी तैयार कर रहे हैं, जिस पर हमें अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपने रोजगार पर, सब पर गर्व होगा और हम ये महसूस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वाकई घड़ी इशारा कर रही, काफ़ी वक्त निकल चुका है बात करते करते। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें, आप दोनों? नहीं, जैसे ये संस्कृति कार्य समूह की इस बैठक के संदर्भ में एक बात और हमारे श्रोताओं को जाननी चाहिए कि भारत के सांस्कृतिक कार्य समूह के ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम शुरू किया है। इस साल भर के दौरान जो काम होगा, इनमें पहला है जैसे सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, जिसकी हम लोग अभी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरा, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग।
तीसरा है सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसकी अभी काफ़ी चर्चा हम लोगों ने भी की। और चौथा है संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना। और हम सब जानते हैं कि भारत के युवा डिजिटल तकनीक के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। G20 के तमाम देशों में भारत की पहचान भी एक तकनीकी के दम पर है, हमारे युवाओं के दम पर है। तो निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम, ये आयोजन भारत को नई पहचान देने में बड़े गौरवशाली साबित होंगे। जरूर। जैसे हमने अभी आप जो संजीव जी ने जो आखिरी बिंदु बताया है तकनीक का, तो महाकाल लोक में वो गाइड को बताने की जरूरत नहीं है। आप आज स्थिति यह है पूरी दुनिया में, भारत में भी हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और वो उस पर स्कैन करेगा और उसको पूरा डिटेल देखने को मिल सकता है। तो ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है या पुरातात्विक महत्व के पर्यटन को बढ़ाने के जो स्थल हैं और वहाँ नवाचार जो हो रहा है, उसमें नवाचार ये भी है कि वहाँ उसकी जानकारी लोगों को मिल रही है। ऑनलाइन लोग देख सकते हैं और वहाँ भौतिक रूप से भी जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ भी वो स्कैन करके पता कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत चीज़ है और मुझे लगता है कि आगे भी ये और बढ़ेगी। तकनीक के उपयोग से भी हम अपने पर्यटन को, अपनी संस्कृति को और ज़्यादा प्रसारित पूरी दुनिया के सामने कर सकेंगे। बिल्कुल, आप दोनों चर्चा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। इस बैठक की भावना समावेशिता, सार्वभौमिक कल्याण और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव के विचार में निहित है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से एक दूसरे और उनके साझा भविष्य के प्रति जिम्मेदार हैं। वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य है समग्रतापूर्ण जीवन जीने और लोगों के अनुकूल धरती बनाने का प्रयास करते हुए सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता को बढ़ावा देना, उत्सव मनाना और उन्हें शामिल करना। हम उम्मीद करते हैं कि बैठकें अपने उद्देश्यों पर खरी उतरेंगी। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का शुक्रिया चाहेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में